दोस्तों सोचिए, कैसा होता अगर इंसान अमर होता। अमर रहने का रहस्य जानने के लिए कई हजार सालों से अलग अलग लोग अमर होने का कोई तरीका या कोई ऐसी दवाई ढूंढने और बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि इंसान अमर हो सके। लेकिन आज भी कई साइंटिस्ट इसकी खोज में लगे हुए हैं कि हो सकता है कि अमर होने का कोई तरीका हो। सुनने में ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी खोज में कुछ आगे बढ़ गए। वो अमर तो नहीं हुए, लेकिन उसके करीब जरूर पहुंच गए थे। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही लोग दिखाएंगे जिन्होंने अमर होने की कोशिश की और शायद कुछ हद तक सफल भी हुए। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। सबसे पहले हम बात करेंगे डायंडा पोटियर की। डायंडा फ्रेंच किंग हेनरी II की पत्नी थी। डायंडा जब हेनरी से पहली बार मिली तो हेनरी की उम्र सिर्फ 7 साल की थी, जबकि डायंडा उस वक्त 26 साल की थी। दोनों की उम्र में इतना बड़ा फर्क होने के बावजूद जब हेनरी बड़े होकर किंग बने तो उन्होंने डायंडा से शादी कर ली। हेनरी ने और भी कई शादियां की, लेकिन उन सभी बीवियों में से डायंडा सबसे खूबसूरत थी। इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी डायंडा बहुत जवान दिखाई देती थी। उस दौर में सभी डायंडा की बात बहुत मानते थे और हेनरी की दूसरी पत्नी भी उनकी काफी रिस्पेक्ट करती थी। 50 साल की उम्र होने के बावजूद भी डायंडा बहुत ही यंग दिखाई देती थी, जैसा कि उनकी कई पेंटिंग्स में भी देखा गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि पेंटिंग में उन्हें यंग दिखाया गया हो, लेकिन उस समय के लोगों का भी यही कहना था कि डायंडा बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इसके पीछे का राज क्या है जो कि वो इतनी यंग दिखाई देती थी? इसका जवाब कई सालों बाद पता चला जब फ्रेंच साइंटिस्ट ने डायंडा के कंकाल को जमीन से खोदकर बाहर निकाला और उस पर रिसर्च की, तो उन्हें डायंडा के बालों में गोल्डन कलर दिखा जो कि बहुत ही नेचुरल लग रहा था। फिर उन्होंने डायंडा की हड्डियों को जांचा तो उन्हें उसमें भी गोल्ड के निशान मिले और खोज करने के बाद उन्हें पता चला कि डायंडा ड्रिंकिंग गोल्ड नाम का एक लिक्विड पिया करती थी जिससे वो इतनी यंग दिखाई देती थी। इसको पीने के बाद जब वो धूप में जाती थी तो उनकी सुंदरता और भी खिल जाती थी। लेकिन यही ड्रिंकिंग गोल्ड उनकी मौत की वजह भी बना। डायंडा इसे बहुत ज्यादा पीने लगी, जिसकी वजह से इसमें मौजूद मरकरी ज्यादा मात्रा में उनके शरीर में बढ़ गया और उनकी मौत हो गई। अब बात करेंगे अलेक्जेंडर बोर्डनोव की। अलेक्जेंडर एक रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1926 में अपनी मेडिकल की डिग्री हासिल की और उसके बाद ये मेडिकल प्रैक्टिस करने लगे। इसके साथ ही वो एक रिवोल्यूशनरी राइटर और थिंकर भी थे। अलेक्जेंडर ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर काफी रिसर्च किया। उनका मानना था कि किसी यंग इंसान का खून अगर किसी दूसरी बड़ी उम्र के व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ्यूज किया जाए तो उस बड़े उम्र के व्यक्ति के शरीर में इस खून की वजह से उम्र बढ़ने की गति को धीमा किया जा सकता है और कई दूसरी बीमारियां भी इससे दूर की जा सकती हैं। उन्होंने अपनी एक किताब में यह भी लिखा कि यंग आदमी के खून में जो टिश्यूज होते हैं वो एक बूढ़े या बड़ी उम्र के आदमी के शरीर में एक टॉनिक की तरह काम करते हैं। अलेक्जेंडर ने जब अपनी इस रिसर्च के बारे में अपने सीनियर्स को बताया तो उन्होंने अलेक्जेंडर को सपोर्ट किया और तब से ब्लड ट्रांसफ्यूजन और हेमेटोलॉजी का सिलसिला शुरू हुआ और यंग आदमी के शरीर का खून बूढ़े आदमी के शरीर में बिल्कुल सही से काम करने लगा और साथ ही वो बूढ़े आदमी के खून को यंग आदमी के शरीर में डाल देते थे और यंग आदमी उस बूढ़े खून को हैंडल कर लेता था। ये प्रोसेस कई सालों तक चली। अलेक्जेंडर ने खुद पर भी कई बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जिससे वो यंग ब्लड अपने शरीर में डालते थे, जिसके कारण वो काफी यंग और तंदुरुस्त भी दिखने लगे थे। लेकिन ये थ्योरी ज्यादा दिन नहीं चली और जब अलेक्जेंडर 11वीं बार अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे थे तब उनके शरीर ने वो ब्लड रिजेक्ट कर दिया और अलेक्जेंडर की मौत हो गई। अब बात करेंगे किन शी हुआंग की। शायद आपने ये नाम कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। किन एंशिएंट चाइना के एम्परर थे और उन्होंने अपने समय में कई बड़े बड़े काम किए। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में भी इन्हीं का योगदान रहा है। इन्होंने चाइना में कई सारे रोड्स भी बनाए हैं और भी बहुत कुछ किया है। किन एक राजा होने की वजह से उन पर कई जानलेवा वार भी हुए, जिससे किन बहुत परेशान हो गए थे। इसीलिए वो अमर होने का कोई तरीका ढूंढ रहे थे। किन खुद 3 बार शिफू आइलैंड पर गए क्योंकि उनका मानना था कि वहां एक पहाड़ है जिसमें अमृत है, जिसे पीकर इंसान अमर हो जाता है। लेकिन उन्हें वो पहाड़ नहीं मिला
किन ने एक बार कई आदमियों को इस आइलैंड पर भेजा, लेकिन उन्हें भी वो पहाड़ नहीं मिला और डर से कि खाली हाथ जाने पर राजा उन्हें जान से मार देंगे, इसीलिए वो लोग वापस ही नहीं गए। किन ने उस वक्त के अपने साइंटिस्ट्स पर भी ऐसा कोई अमृत बनाने पर जोर डाला था, पर वो भी नाकाम रहे। इसके साथ ही किन ने अपनी पुरानी सारी किताबें जला दी जिसमें अमर होने के तरीके लिखे हुए थे, और उस किताब लिखने वाले को भी उसकी नाकामी की वजह से जान से मार दिया। लेकिन आखिर तक क्वीन को ऐसा कोई अमृत या तरीका नहीं मिला जिससे वो अमर हो सके, और आखिर में 220 बीसी में 49 साल की उम्र में किन की मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं डाशी डोरजो इट्टीगिलो। मॉन्क्स की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है। ये बहुत ही डिसिप्लिन्ड और शांत होते हैं। माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मॉन्क्स का अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल होता है। ये अपने माइंड और स्किल्स से कोई भी मुश्किल काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं होता। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मॉन्क्स मेडिटेशन द्वारा कई सालों तक जिंदा भी रह सकते हैं, वो भी बिना कुछ खाए पिए। इट्टीगिलो एक मॉन्क थे जिनका जन्म 1852 में हुआ था। 16 साल की उम्र से ही इन्होंने बुद्धिज्म की पढ़ाई की और रिलीजन को समझना शुरू किया। सन 1911 में वो 12 सबसे बड़े मॉन्क्स में से एक थे। इन सालों में उन्होंने काफी मेहनत और परिश्रम किया। 1927 तक वो बाकी मॉन्क्स के साथ ही रहे और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। तब वो इट्टीगिलो लोटस पोस्चर में बैठ गए, जो मेडिटेशन या ध्यान लगाने का एक पोज है, और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि वो उनसे 75 साल बाद मिलेंगे और उनसे मृत्यु मंत्र पढ़ने को कहा। लेकिन उनके वहां होने की वजह से किसी भी शिष्य की मंत्र पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई, जिसके बाद इट्टीगिलो ने खुद ही वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। ये देखकर उनके शिष्यों ने भी उनके साथ ये मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मॉन्क्स के मुताबिक इट्टीगिलो मेडिटेशन और ध्यान के जरिए एक अमर अवस्था में चले गए थे। कई सालों बाद जब उनके शरीर को देखा गया तो वो बिल्कुल वैसा ही था। न ही उनका शरीर सड़ रहा था और न ही उससे कोई बदबू आ रही थी। और मरने के बाद शरीर का वजन कम हो जाता है, लेकिन इट्टीगिलो के शरीर का वजन कम नहीं हुआ। साइंटिस्ट्स ने सारे नतीजों पर पहुंचने के बाद ऐसा होने की अलग अलग वजहें बताई, लेकिन कोई भी ऐसा होने का कारण साबित नहीं कर पाया। लेकिन जनवरी 2005 के बाद उनके शरीर पर कोई टेस्ट, मेडिकल या बायोलॉजिकल स्टडीज नहीं की जाएगी, ऐसा वहां के मॉन्क्स ने आदेश दिया और उन्होंने वो शव अपने पास ही रख लिया। लेकिन इट्टीगिलो अकेले ऐसे मॉन्क नहीं है जिन्होंने मेडिटेशन पे अपनी जिंदगी गुजार दी। 2015 में साइंटिस्ट्स को मंगोलिया में एक ममी रैप्ड मॉन्क का शव मिला जो लोटस पोस्चर में बैठे हुए थे। बुद्धिस्ट का कहना है कि वो एक जिंदा मॉन्क है और मेडिटेशन कर रहे हैं। उन मॉन्क की आइडेंटिटी तो पता नहीं चल पाई, लेकिन लोगों का कहना है कि ये मॉन्क इट्टीगिलो के गुरु है, जिन्होंने इट्टीगिलो को ये मेडिटेशन की कला सिखाई, जिसके बाद आज तक तो ऐसा कोई मॉन्क सामने नहीं आए हैं जो इस तरह से मेडिटेट या ध्यान कर सकते हैं। अब बात करते हैं रॉबर्ट इट्टिंगर की। रॉबर्ट एक बहुत बड़े स्कॉलर रह चुके हैं और इन्हें फादर ऑफ क्रायोनिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने क्रायोनिक्स में काफी महारत हासिल की है। क्रायोनिक्स एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंसान के मरने के बाद उसके शरीर को प्रिजर्व करके रखा जाता है ताकि उसे बाद में जिंदा किया जा सके। इस प्रोसेस में शरीर सड़ता नहीं है, बल्कि बिल्कुल वैसा ही रहता है। इसमें शरीर को साफ करके उसे -196 डिग्री तक ठंडा किया जाता है। उसके बाद उसे एक कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन डालकर रखा जाता है। रॉबर्ट जब बच्चे थे तब उन्हें लगता था कि साइंटिस्ट्स इंसानों को अमर करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए उन्हें यह समझ में आने लगा कि अमर होने का तरीका ढूंढना इतना आसान नहीं। उन्होंने कई साल इस पर रिसर्च भी की, लेकिन उन्हें कोई तरीका समझ नहीं आया। फिर उन्होंने सोचा कि अगर इस दौर में अमर होने का तरीका नहीं ढूंढा जा सका तो आने वाले समय में लोग इसे जरूर ढूंढ लेंगे। इसीलिए उन्होंने क्रायोनिक्स में अपनी दिलचस्पी बढ़ाई ताकि जब भी वो तरीका मिलेगा तो क्रायोनिक्स की हुई बॉडी को निकालकर वापस जिंदा किया जा सकता है। इसीलिए जब 92 ईयर की उम्र में उनकी मृत्यु हुई तो उनके शरीर को भी लिक्विड नाइट्रोजन में रखा गया। इस बात का पता चलने के बाद 2000 लोगों ने क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए अप्लाई किया और उनमें से 170 लोगों को क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट में प्रिजर्व करके रखा भी गया। अब देखना यह है कि फ्यूचर में क्या अमर होने का तरीका कोई ढूंढ पाता है या नहीं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं।
पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।